राष्ट्रीय साक्षात्कार प्रतियोगिता प्रतियोगी क्रमांक 19 चंद्रप्रकाश गजबीये। चंद्रप्रकाश सर, थोड़ा सा परिचय दे दीजिए अपना। My name is Chandraprakash Ashok Gajbiye. I am come from Madhya Pradesh, सिवनी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और सबसे पहले तो जितने भी मेरे पार्टिसिपेंट हैं, जितने भी सहभागी ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है, उन सभी को मेरी तरफ से ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और जो हमारे हरीश सर है, वो बहुत बड़ी अच्छी पहल कर रहे हैं कि हमें एक इंटरव्यू का प्लेटफॉर्म हमें उपलब्ध करा रहे हैं कि इंटरव्यू जाने से पहले कौन से क्वेश्चन आएंगे। इससे हमें बहुत बढ़िया सीखने को मिलेगा। और मेरा विश्वास यह है कि मेरा इंटरव्यू जो है वो अच्छा जाएगा। हम भी ऐसी ही आशा करते हैं कि आपका साक्षात्कार काफी बेहतरीन हो और आपके इस शालीन पूर्व बिहेवियर के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद जो आपने इतनी बढ़िया पहल की। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि बाकी और पार्टिसिपेट का सम्मान या कह लीजिए उन्हें शुभकामनाएं देने का काम आप हमारे पहले प्रतिभागी है जिन्होंने किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो चलिए इस साक्षात्कार की शुरुआत करते हैं। चंद्रप्रकाश सर, मुझे यह जानने में उत्सुकता है कि स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है आपके अनुसार? स्वतंत्र का मतलब परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो हमें सबसे पहले स्वतंत्रता सन 15 अगस्त सन 1947 को इस दिन हमें मिली। हमारे जो राष्ट्रभक्त थे, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस और लाल बहादुर शास्त्री जी, झांसी की रानी, ऐसे कई महान नेताओं ने कष्ट करके 150 साल हमारे इंडिया के ऊपर अंग्रेजों ने राज्य किया। इस चंगुल से हमें छुड़ाने के लिए हमारे जो राष्ट्रभक्त हैं, उन्होंने बहुत मदद किया है। और स्वतंत्रता यह है कि स्वतंत्र हर किसी को मिलता है। स्वतंत्र का सही उपयोग करे तो स्वतंत्रता ठीक है, यदि गलत उपयोग करे तो स्वतंत्रता देने के बाद भी वह पारतंत्र में ही कहलाता है। जी चंद्रप्रकाश सर, आपने ढेर सारे क्रांतिकारियों के एवं विचारवंतों के नाम लिए, उनमें से सबसे ज्यादा आपके दिल के करीब कौन है और वो क्यों है? मेरे दिल के करीब परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी है। कारण मेरे आइडल भी वही है और मैं उन्हें बहुत अच्छे से मानता हूँ। कारण उन्होंने हमारा जो संविधान है, अगर वो आज हमारा संविधान अगर नहीं लिखते तो शायद अभी भी हम पारतंत्र में ही रहते। कारण जो संविधान उन्होंने जो लिखा है वो बहुत अच्छा संविधान है। जो राइट्स है वो बहुत अच्छे राइट्स लिखे हैं। और हमारा जो संविधान लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू कर दिया गया। तब से हम गणतंत्र दिवस यह भी मनाते हैं। और डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में बोला जाए तो बहुत उन्होंने कहा है कि शिका आणि संगठित हुआ, ऐसे उनके कई वाक्य हैं। इसलिए और उनकी विचारधारा भी बहुत बढ़िया है। जो हमारे जैसे दलितों को आज उन्होंने स्वतंत्र दिया, हमारे लिए लड़ाई लड़ी। आज अगर वो नहीं होते तो हम शायद जीवित रहने के लायक भी नहीं होते थे सर।
धन्यवाद सर, आप बहुत ही बढ़िया खेल रहे हो। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उस परिस्थिति में उनको आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ी। आज सर आरक्षण के लिए बवाल मचता है। आज आरक्षण क्यों चाहिए सर? सब कुछ है। सर, आज आरक्षण इसलिए चाहिए कि देखिए, मैं खुद डिसेबल पर्सन हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता है। आरक्षण इसलिए लगता है कारण औसा संविधान में आरक्षण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने देके गए हैं कि एससी लोगों को इतना आरक्षण, ओबीसी। अब देखिए, मैं इसमें राजनीति में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन सारी जो सरकार आज से 15 साल पहले की जो सरकार थी, यानी 10 साल पहले की जो सरकार थी, तो वो सरकार ने कभी तो भी हमारा आरक्षण, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का जो आरक्षण मिलता था, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की थी। जब से माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी आए हैं, तब से आज हमारे मध्य प्रदेश में हमें 12% आरक्षण मिलता है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में, और ऐसा देखा जाए तो हमें 50% आरक्षण, 50 या 28% आरक्षण हमें एससी कैंडिडेट को मिलता है। जी सर। चंद्र प्रकाश जी, मुझे बताइए कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए क्या-क्या पहलू हमें मददगार सिद्ध हो सकते हैं? कौन-कौन से उचित कदम का निर्वहन सरकार के द्वारा किया जा सकता है इस वक्त जो स्थितियां हैं? समाज में परिवर्तन लाने के लिए सरकार से मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी देखिए, सरकार तो अच्छा काम कर रहा है, वो तो दो राय है। और पहला अवेयरनेस ये लाना चाहिए कि सरकार की सभी लोगों को, जो विशेषतः पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, कारण मैं इसलिए पीडब्ल्यू कैंडिडेट का मुद्दा यहाँ पे रख रहा हूँ, कारण मेरे जितने भी बहन भाई सुनेंगे तो उनको सबसे पहले, जो हमारे मध्य प्रदेश में 12% आरक्षण है, उसको बढ़ा के उन्होंने 30-35% अगर कर दिया तो और हमें जॉब में अपॉर्चुनिटी बहुत मिल जाएगी। और जो अभी लोग बोलते हैं कि पीडब्ल्यू कैंडिडेट का आरक्षण ख़त्म कर रहे हैं, ये गलत बात है। और इसके ऊपर भी ये संशोधन चल रहा है कि पीडब्ल्यू कैंडिडेट को आरक्षण और कितना दिया जाए। तो ये एक कदम उठा लिया। सर, मुझे बताइए, जैसे आप बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में बता रहे थे कि बहुत ही गरीब परिस्थिति से निकलने के बावजूद भी उन्होंने इस देश का संविधान लिखा और बहुत सारी चीजें की, है ना? आपके समाज को आगे बढ़ाया, हम सबको, मनुष्यत्व को आगे बढ़ाया, हमारे सबके समाज को एक नई दिशा दी, जिस पर चलकर हम तरक्की कर सके, चहुमुखी विकास कर सके। जी सर, है ना? तो सर, मुझे बताइए, उस समय का ये मुद्दा था, तो यदि आज बाबा साहब अम्बेडकर का अस्तित्व होता, तो आपके नजरिए से ऐसा कौन सा विषय है, ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसके खातिर बाबा साहब अम्बेडकर लड़े होते आज की सरकार से? आज अगर बाबा साहब अम्बेडकर जीवित होते तो मैं 101% कहता हूँ कि आज हमारे जो एससी कैंडिडेट भाई बहन हैं, उनको बहुत आरक्षण मिलता था। और विशेषतः वो हमारे लिए सरकार से यही बोलते कि प्लीज़ हमें एससी कैंडिडेट वालों को बहुत आरक्षण दो, और वो भी मंत्री वगैरह रहे थे आज। और बाबा साहब अम्बेडकर ऐसी दो धारी तलवार थी कि वो कुछ भी कर सकते थे। सत्ता को सही ढंग से चलाना उनके पास, उनका जो माइंड था वो बहुत तेज चलता था माइंड। आज उन्होंने ऐसे ही एमफिल, पीएचडी, आज उनके बराबर कोई भी नहीं पढ़ सकता। चाहे कितना भी बड़ा विद्वान आ जाए ना, उनके बराबर कोई भी नहीं पढ़ पाएगा। जी सर। सर, आप ना बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन आपने अभी भी मेरे एक प्रश्न का जवाब नहीं दिया है। मैं ये पूछ रहा हूँ, उस समय यदि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को आरक्षण की जरूरत नहीं थी, उन्होंने पढ़ा ना, वो तो पढ़ने की बात कर रहे थे, और वो खुद, उनको कौन सा आरक्षण मिला था? उनको आरक्षण नहीं मिला था।
नहीं। तो आज भी बिना आरक्षण के तो पढ़ सकते हैं बच्चे, क्या जरूरत है आरक्षण की? हाँ, आरक्षण की चलो मान जरूरत लिया कि इसलिए है। केवल बच्चों को मिल जाए आरक्षण, कोई दिक्कत नहीं, उनको मिलना भी चाहिए, लेकिन हाँ, ये तो कास्ट पॉलिटिक्स हो गई फिर। नहीं सर, देखिए मैं सभी डिसेबल लोगों की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कास्ट का थम। ठीक है, डिसेबल को दे दिया सर, तो क्या फिर एसटी एससी ये सब मिलना चाहिए फिर? नहीं, सभी लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए सर, सभी लोगों का इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। एससी एसटी ओबीसी ओपन, जहाँ तक मेरा ये मानना है कि अभी देखो जो ओपन कैटेगरी के जो लोग हैं उनको आरक्षण नहीं मिलता है, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। अरे फिर सबको देना है तो खत्म कर देते हैं ना, किसी को देना ही नहीं है तो फिर बोल नहीं, दो गवर्नमेंट ही तो देती है आरक्षण, तो थोड़ी वैकेंसी बढ़ाई जाए, ये तो अलग हाँ, मुद्दा बनता है। यस यस, वैकेंसी बढ़ाई जाए। आज जो क्या बोलते हैं 4000 पे हमारे लिए समथिंग 2-3 वैकेंसी निकलती है, वो उससे बढ़ा के हमारे लिए 100 उसमें से 50% वैकेंसी हमारे लिए निकाली जाए। चलिए, शुक्रिया सर आपका। सर मुझे बताइए, यदि आप प्रधानमंत्री बनोगे इस देश के, या मान लीजिए आप प्रधानमंत्री हो, कौन कौन से बदलाव लाइएगा? मैं तो सबसे पहले सर, मेरे जितने भी डिसेबल भाई या बहन हैं, मैं उनको सबसे पहले प्राथमिकता दूंगा कि मैं सबसे पहले उनके लिए एक काम ये करूंगा कि सबसे पहले जितने भी मेरे बेरोजगार भाई बहन हैं उनको सबसे पहले मैं जॉब की प्रवाह में लाना चाहूँगा। और बाकी कैसे दोगे सबको जॉब, कैसे दोगे? अब मैं सबसे पहले तो मेरा जो हमारे जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनका आरक्षण बढ़ाऊंगा। जो अभी 4% 5% मिल रहा है, मैं उसको ले जाके 50% करूंगा। अच्छा, हाँ, निश्चित रूप से। सर मुझे बताइए, आप एक युवा है सर, जब भी आप अपना मत देते हैं, वोट देते हैं, तो आप क्या देख कर देते हैं? एक नेता में, या कह लीजिए एक खड़े हुए कैंडिडेट में, है ना? हाँ, किस प्रकार की क्वालिटीज होनी चाहिए? देखिए, उन्होंने तो सबसे पहले जनता के काम करना चाहिए, और जनता के काम अगर जो करेगा उसको वोट तो मिलेगा ही। इसलिए मैं कभी भी ये विचार करता हूँ कि उसने हमारे लिए क्या किया है, हमको हमको किस समय में कौन सी मदद की है, वो मैं विचार करता हूँ सर। और मैं आपके ब्रॉडकास्ट से ये कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति रहो, आज किसी को भी मदद अगर करते हैं, कोई भी व्यक्ति XYZ, नेता रहो, इंसान रहो, चाहे कोई भी रहो, प्लीज़ उसका उपकार कभी भी भूलना नहीं चाहिए। अगर उपकार भूल गए, यानी किसी को मदद किया और सामने वाला अगर उपकार भूल गया और बोलना बंद कर दिया, तो ये गलत बात है। जी सर। सर मुझे बताइए, आप मोदी जी की भी तारीफ कर रहे थे, पुल बांध रहे थे तारीफों के। सर खाने पीने की चीजों में, जीवन आवश्यक चीजों में 5% GST बढ़ गया है। हाँ। तो क्या कहोगे, महंगाई बढ़ रही है? देखिए, महंगाई तो जो यूपीए सरकार थी उसमें भी महंगाई थी, और महंगाई अभी भी महंगाई है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अभी की सरकार जो है वो, देखिए महंगाई तो बढ़ेगी, महंगाई और सस्ती भी होगी सर, आप टेंशन ना लें। सर मुझे बताइए, किसानों की समस्या के बारे में कुछ जानते हैं तो इस पर कृपा करके प्रकाश डालिए। कौन कौन सी समस्या है और उसका निवारण क्या हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए, पहले की सरकार में किसानों की समस्या, पहले की सरकार में किसानों को खाद वगैरह नहीं मिलते थे। आज की सरकार में किसानों को +2000 रुपीज़ और प्लस खाद वगैरह
जितना भी बीज वगैरह का है उतना मिल जाता है किसानों को। और जो आजकल आत्महत्याएं होती थी पिछले सरकारों में, वो आत्महत्याएं बंद हो गई है। अभी मुझे सुनने को नहीं मिलता है कि ये सरकार ने इस वजह से, यानी सॉरी, मुझे सुनने को नहीं मिलता है कि इस किसान ने इस वजह से आत्महत्या कर ली करके। पहले मैं बहुत सुनता था। अच्छा, मतलब आपका मानना ऐसा है कि अभी आत्महत्या नहीं करते किसान? या ज़्यादा नहीं करते हैं, पर ज़्यादा नहीं होती है। तो मतलब सर किसानों की सारी समस्याएं खत्म हो चुकी है? नहीं, समस्या है, पर आने वाले, बाय द वे, अगर माननीय पंतप्रधान मोदी जी अगर और 5-10 साल अगर अपने पद पर रहते हैं तो वो किसानों की समस्या एकदम खत्म कर देंगे। जी सर, हम भी चाहते हैं आपकी बात सच हो। सर मुझे एक बात बताइए, आप भ्रष्टाचार है क्या? यदि है तो खत्म कैसे किया जा सकता है? देखिए, भ्रष्टाचार तो हम खुद से ही भ्रष्टाचार करते हैं, वो भी आपको बताऊं। देखो, हमारे मम्मी पापा हमें दुकान पहुंचाते हैं कि बेटा इतने इतने का सामान लेके आ, तो हम क्या करते हैं, सामान कम का लेके आते हैं, मम्मी को बता देते हैं, मम्मी इतने रुपए का सामान हो गया भ्रष्टाचार। और खत्म करने की बात ये आई कि ना ही करेक्शन किसी को दो, ना ही करेक्शन किसी से लो। जी सर, आतंकवाद को कैसे खत्म करिएगा? आतंकवाद को देखो, अभी जो सरकार है, अभी पहले क्या था, मुंबई, दिल्ली, यहाँ पे बॉम्ब स्फोट आसानी से हो जाते थे, पर अभी जब से माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी आए हैं, तब से आतंकवाद का जो स्तर है वो बहुत कम हो गया है। अच्छा सर, पुलवामा में तो हुआ था ना? तो पुलवामा में 2014 में हुआ था, लेकिन उसका जवाब भी हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान में जाके एयर स्ट्राइक करके दिया। आज आज कांग्रेस लोग बोलते हैं कि एयर स्ट्राइक नहीं हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ। और सर आप जैसे बता रहे थे कश्मीर में हालात भी तो बिगड़े हैं, ये भी तो सच है। नहीं, तो हालात 2014 के पहले इतने बुरे हालात भी नहीं थे ना? इतने बुरे हालात थे वहां पे, तो दिन दहाड़े लोगों को शूट आउट कर दिया जाता था। पर अभी आप पिछले 1-1.5 साल का रिकॉर्ड निकाल के देखिए कि कितने आतंकवादी मार दिए गए हैं, और अभी भी वही काम चल रहा है। चलिए ठीक है सर, बेरोजगारी पिछले 50 साल में अपने उच्चतम दर पर है। देखिए, बेरोजगारी ये कोविड-19 आने से अभी धीरे धीरे लोगों का, मुझे पता था आप यही बोलेंगे। ये कोविड-19 के पहले के आंकड़े, द हिंदू एक प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर है, उनके आंकड़े कोविड के पहले 2 साल पहले की बात है, जहां उन्होंने आंकड़े बताते हुए कहा था कि अपने पीक पर है बेरोजगारी इस समय लास्ट 50 ईयर में। देखो अगर मैं किसी प्रेस वाले को एक उदाहरण पकड़ता है, यदि आप प्रेस वाले हो, मैं आपको 15,000 या 20,000 रुपये दे दूं और भाई आप ये न्यूज़ छाप दो, तो आप छाप दोगे बेशक, कारण आपको पैसा मिल रहा है। सही है क्या नहीं? राइट है सर। हाँ, तो इसलिए पैसे के लालच में ना जाके जो न्यूज़ है, सही न्यूज़ है, वो सही न्यूज़ तुम छापो। क्यों पैसे के पीछे भाग रहे हो? सर मतलब जितने काम जैसे मोदी जी के, मतलब बाकी सब मोदी जी के विरोध में पैसे लेके ही कर रहे हैं सब, ये मानना है क्या आपका? यस। ये तो गलत है ना। मतलब आज देखिए, महाराष्ट्र में 100 करोड़ का घोटाला हुआ। अनिल देशमुख जी ने किया ना घोटाला। क्यों करना था? वही 100 करोड़ अगर उन्होंने सरकार में लगाए रहते तो आज महाराष्ट्र की कितनी काया पलटती थी। मेट्रो का काम आगे हो जाता था, सर नहीं होता था। उस हिसाब से यदि मैं पूछूं तो जय शाह को क्या क्रिकेट का नॉलेज है? देखिए, जय शाह को क्रिकेट का नॉलेज
तो नहीं है, लेकिन तो नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है ना सर वो? नहीं, वो तो है, मैं मानता हूँ सर, उसको भी कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा बहुत नॉलेज होगा ना। नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। चलिए अगला प्रश्न। सर जिस प्रकार से आप बता रहे थे, सर मुझे बताने का प्रयास कीजिए कि यदि आपके सपनों का भारत किस प्रकार का होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा आपके सपने के भारत में? मेरे सपने का भारत में नाइन मैं तो 95% लोगों को जॉब में देखना चाहता हूँ। जो शिक्षित जो लोग हैं उनको मैं 95% जॉब पर देखना चाहता हूँ, और अच्छी सड़कें, अच्छी घरों की व्यवस्था अभी भी हो रही है। माननीय पंतप्रधान जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना से हमारे जैसे गरीब लोगों को, हमें तो नहीं मिला घर, लेकिन हमारे गांव में बहुत से लोगों का घर बन चुका है। जी सर। कारण सर भारत मुझे को सोने की चिड़िया बोलते थे। ये अंग्रेजों ने हमारे भारत को जितना पीछे ले जाना था उतना पीछा लेके गया है। अच्छा सर मुझे बताइए, ऐसे कहा जाता है कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान होता है। आपको क्या लगता है इस विषय पर? देखिए, कुछ मैं किसी धर्म के ऊपर टिप्पणी नहीं करता हूँ, कारण कुछ मोमेडियन रहते हैं, उनको सिखा के मुसलमान बनाया जाता, आतंकवादी बनाया जाता है, और कुछ मोमेडियन लोग ऐसे रहते हैं कि हमें ये क्षेत्र में नहीं जाना है तो नहीं जाना है, ऐसा भी। धर्म के नाम पे भारत में बहुत दंगे हो रहे हैं 2014 के बाद। ये तो बड़ा है, ये घटा थोड़ी है, इसके पहले थोड़ी होते थे सर। ये लोग भड़काते हैं, सोशल मीडिया पे गलत पोस्ट करते हैं, तो गलत पोस्ट करेंगे तो होगा ही ना। सर नुपुर शर्मा ने कुछ स्टेटमेंट दिया था, यदि आपने सुना हो तो हाँ उसके हाँ बारे हाँ। में बताओगे? देखिए, मैं नुपुर जी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा, आई एम रियली सॉरी। जी निश्चित रूप से। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भारत आर्थिक रूप से तरक्की कैसे कर सकता है ताकि 2050 तक के हम सुपर पावर बन सके, बताइए ओके थोड़ा। ओके, तो भारत अभी मेक इन इंडिया, अगर खुद अपनी इंडिया की चीज़ें बना के अगर विदेशों में सप्लाई करेगा और उन्हें आर्थिक लाभ होगा, तो ज़रूर मेरी आशा है कि 2050 तक पावर देश बनेगा इंडिया। अच्छा सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जैसे हम लोग होते हैं ना, साइंटिफिकली नॉलेज नहीं होता है, कई लोगों को हाँ अंधश्रद्धा में होते हैं, तो ये हाँ अंधश्रद्धा का निर्मूलन किस प्रकार से किया जा सकता है, कुछ बता सकते हो? सर, अंधश्रद्धा का निर्मूलन, देखिए, जादू टोना पे विश्वास नहीं रखना चाहिए, और ये सब अंधश्रद्धा पे विश्वास न रखते हुए जो सही है उस पे विश्वास रखेंगे तो ज़रूर हम अंधश्रद्धा का निर्मूलन कर पाएंगे। सर कई लोगों का मानना ऐसे है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है, वो काफी घटिया शख्स थे, आपका भी यही मानना है क्या? नहीं, देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू इंसान अच्छा था, मेरा ये मानना नहीं है। अच्छा सर मुझे एक बात बताइए, यदि भारत मतलब आपके हिसाब से पाकिस्तान बार बार भारत पर आक्रमण करता है, तो क्या हम लोगों ने युद्ध करके पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देना चाहिए? यस। क्यों करना चाहिए सर? गौतम बुद्ध बोल गए इंसानियत, हिंसा नहीं करनी चाहिए, गांधी जी भी अहिंसा, आप बोल रहे हो युद्ध कर लो, ये कैसी बात हुई? कारण जब सामने वाला अगर पर्सन हमारे ऊपर आएगा तो हम
क्या चुपचाप रहेंगे? तो मार दें। हम्म। अच्छा। और चाइना अग- सर? अगर सर उदाहरण चाइना। सर, उदाहरण अगर आपको आपको अगर मैं 2 थप्पड़ मारूंगा तो आप क्या चुपचाप रहोगे? नहीं सर, ये तो पर्सनली नहीं है। चलिए चाइना के बारे में सर। चाइना तो हमसे ज्यादा ताकतवर है ना, ये बात तो मानना ही पड़ेगा। चाइना तो हमसे ताकतवर जरूर है, लेकिन वो बेकार काम कर रहा है। उन्होंने कोविड-19 लेके आया, क्यों कोविड-19 लाया? हम्म। चाइना बेकार का देश है। अच्छा। ठीक है। सर मुझे बताइए कि जैसे आप खुद को देशभक्त समझते होगे है ना, और हो, हम्म। ऐसा मेरा मानना है। तो ऐसी हम्म। कौन सी दो चार चीजें आप बता सकते हैं कि जो काम आप करते हो देशभक्त कहलाने के लिए सफिशिएंट है, मतलब बोल सकते हैं कि आप देशभक्त हो। मैं तो पहली चीज राष्ट्रगीत का मान करता हूँ। कहीं पे भी अगर मुझे राष्ट्रगीत चालू मिला तो मैं खड़ा हो जाता हूँ। सेकंड ये है अपना तिरंगा। तिरंगा का भी मान करना चाहिए। हर हमेशा तिरंगा को कहीं पे फेंक ना दे। 15 अगस्त और 26 जनवरी को अगर आपने छोटा भी तिरंगा लिया है तो उसका मान सम्मान करके अपने पास रखे, ना कचरे में डाले, ना कहीं फेंके। और ती, तीसरी चीज मेरी ये है कि मैं देश के लिए अपना सर्वस्व भी निछावर करने के लिए तैयार हूँ। बहुत अच्छी बात कही सर आप। सर मुझे एक बात बताइए, लोगों का मानना है कि न्याय व्यवस्था भारत की बहुत खराब है, बेकार है। आपका क्या मानना है, और कैसे सुधारी जा सकती है? न्याय व्यवस्था इंडिया की पहले बेकार थी। अजमल कसाब का उदाहरण देता हूँ आपको। अजमल कसाब को आतंकवादी होने के बाद तुम 3-4 साल जेल में रखते हो, और आज देखा जाए तो आतंकवादी को डायरेक्ट शूट आउट कर दिया जाता है। तो इसमें बहुत चेंजेस आ गए सर। नहीं सर, शूट आउट तो नहीं किया जाता है। नहीं, कारण देखो, पहले की न्याय व्यवस्था में अगर रेप केस में अगर पहले बहुत लंबा केस खिंचता था, आज उतना लंबा केस जाता नहीं सर। डायरेक्ट फांसी की सजा हो जाती है। निर्भया हत्याकांड, निर्भया हत्याकांड का अभी रिजल्ट आया। जी आया। हाँ, फिर भी इसलिए लेट लगता है ना सर। 1 साल पहले नहीं निर्भया वो हत्याकांड का रिजल्ट आ रहा है। वो तो 2014 से, आप जिस प्रकार से बातें कर रहे हो तो मैं समझ पा रहा हूँ, 2014 से सरकार है। ये क्या है, देखिए, न्याय व्यवस्था में हमें विश्वास तो रखना ही पड़ेगा। अयोध्या का मामला कांग्रेस सरकार क्यों नहीं सुलझा सकी? अयोध्या का मामला, सर ये हाँ, बताइए, राम या रहीम, मंदिर या मस्जिद? नहीं, ऑल धर्म सेम टू सेम। अच्छा जी। हाँ, तो ये लोग धर्म के नाम पे दंगे क्यों करते हैं सर फिर? लोग भड़काते हैं उन्हें। सर मतलब कैसे भड़क कैसे जाते हैं, ऐसे कैसे कोई भड़क जाएगा? गलत पोस्ट, गलत पोस्ट। आज मैं आपको गलत गाली दूं, आप भड़कोगे नहीं? नहीं, वो तो मतलब हाँ हो सकता है, लेकिन इतने लोगों को कैसे भड़काया जा सकता है सर? सोशल मीडिया पे कुछ भी गलत गलत वगैरह फेंक के, गलत डाले। ठीक है। तो सर मतलब जैसे समझिए, आपको एक मिशन दिया गया जहाँ पे आपको समझाना है लोगों को कि ये सारी चीजें ना करें, तो आप किस तरीके से समझाओगे? क्या आप थोड़ा सा बता सकते हो स्पष्ट करके? मैं इस तरह से समझाऊंगा कि प्लीज कोई भी गलत गलत इस पे विश्वास ना रखे। जो सही है उसी पे विश्वास रखे, और
गलत चीज़ों पे ऊपर विश्वास रखने से अपना गलत ही होता है, और सही चीज़ों पे विश्वास रखने के अपने ऊपर दंगे प्रसाद नहीं होंगे। दंगे फसाद नहीं नहीं होंगे। होंगे। सर, आपको लगता है आजादी के 75 साल हो रहे, क्या हम या लोग उस हम मतलब सही आजादी है हमारे पास? सचमुच में हम लोग आजाद है क्या? यस, यस कैसे है। सर? तो इतने गरीब लोग हैं, आज भी जाति के नाम पे प्रताड़ित किया जा रहा है। वो बताया ना मैंने आपको कि सोशल मीडिया पे गलत चीज़ें फैलाकर। गलत चीजें फैलाकर, पैसे देकर वगैरह ऐसा सब। यस। सर, ये पत्थर वत्थर का कुछ होता था है ना, पत्थरबाजी वगैरह, तो अभी इसके बारे में। अभी मुक्का लगना चालू हो गया। मुक्का लगा देते डायरेक्ट। अच्छा सर। और सर, ये जैसे आप बता रहे थे जानकारी, तो आपको क्या लगता है सर, मतलब आने वाले कुछ सालों में हम लोग सचमुच में तरक्की कर पाएंगे, या फिर मतलब यस, आप क्या, यस, आने वाले सालों में हम सचमुच तरक्की कर पाएंगे। मतलब क्या वजह है इसके पीछे की, मतलब क्या ठोस सबूत है आपके पास कि हम तरक्की कर ही लेंगे? मेरे पास सबूत तो नहीं है, लेकिन जो पंतप्रधान जी है वो सही दिशा पे देश लेके जाएंगे। सर, लेकिन हमारी जीडीपी तो गिर रही है। देखिए जीडीपी अभी 2 साल से कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन था। अभी धीरे वो धीरे तो लॉकडाउन चाइना खुला में है। भी था सर, अमेरिका में भी था, बस हमारा हंगर इंडेक्स बोल रहा है सर, भूखमरी 103 रैंक है सर हमारी, खाने को खाना नहीं है। होगा, 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 आप टेंशन मत। मतलब ये भी जानकारी ऐसे पैसे लेके छाप दी जाती है क्या सर? ऐसा ही समझो ना। अच्छा, चलिए, आप बड़े इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी लगे सर। मुझे पता नहीं, लेकिन आप नेता बन सकते हो, आप में वो क्वालिटीज मैंने देखी है। बहुत प्रभावशाली वक्ता तो आप हो ही। जाते जाते 76वें स्वतंत्र दिन के उपलक्ष्य पे भारत की जनता को आपका क्या संदेश होगा, बताइए खुलकर। मेरा भारत की जनता को ये संदेश होगा कि बस आने वाला जो 76वां हमारा स्वतंत्र दिन है वो बहुत हर्ष उल्लास से मनाए, और अच्छे अच्छे प्रण ले, अच्छे अच्छे काम हो, और ना ही दंगा फसाद हो, ना ही कुछ हो। बस मेरा यही। चलिए, आपने आपका बहुमूल्य वक्त दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया सर। ओके। और मैं आपके ब्रॉडकास्ट से ये कहना चाहूँगा कि आपने भी हमारा इंटरव्यू लिया, हमारे अंदर जो विश्वास है वो जगाया, इसलिए आपका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। धन्यवाद सर। ओके।